Okay, hey guys, hi once again. And before we begin today's discussion, which is fertilization, हम क्या करेंगे ना, जो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको क्विकली फटाफट समराइज कर लेंगे। तो हमने क्या बोला कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो शुरू होगा ऑलमोस्ट प्यूबर्टी के समय और 3 से 4 साल में स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ स्टेबलाइज होने का क्या मतलब है? स्टेबलाइज होने का मतलब है कि 28 डेज की साइकिल शुरू होगी, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल या यूट्राइन साइकिल कभी काल बोलते हो। हालांकि ये टर्म्स थोड़े अलग अलग हैं, बट ओवरऑल इसको आप मिला के पढ़ सकते हो। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूट्राइन साइकिल इज यूट्रस के इवेंट्स, ओवेरियन साइकिल इज ओवरी के इवेंट, ये भी हम जानते हैं। नाउ अब ये इवेंट्स हैं क्या? तो ये इवेंट्स 3 हैं। पहला, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बनना, प्राइमरी oocyte का मियोसिस शुरू होना, सेकेंडरी oocyte बनना, सेकेंडरी oocyte का मेटाफेज 2 पे स्टक होके रिलीज हो जाना। दिस इज वन सेट ऑफ इवेंट्स। दूसरा सेट ऑफ इवेंट्स क्या है? ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte स्टक एट मेटाफेज कहाँ हो रहा है? ये ओवरी के अंदर सेल्यूलर बैग्स में हो रहा है। इन सेल्यूलर बैग्स को आप क्या कहते हो? फॉलिकल्स कहते हो। तो ये जो फॉलिकल के अंदर जो बनने की प्रक्रिया है, इस वजह से फॉलिकल भी अपने नाम को बदल रहा है। प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंट्रल और टर्शरी, ग्राफियन एंड मेच्योर फॉलिकल। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ इवेंट्स। अब थर्ड सेट ऑफ इवेंट्स, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इंटरैक्शंस, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल्स का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन देना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को कंट्रोल करना वाया एफएसएच एंड एलएच, इनकी वजह से यूट्रस में चेंजेस होते हैं। हमने पढ़ा था एफएसएच और एलएच। एफएसएच में आपका फॉलिकल स्टिमुलेशन होगा, जिसके वजह से फॉलिकल एस्ट्रोजन देने की शुरुआत करेगा। यही एस्ट्रोजन जो है आपका यूट्रस के ग्रोथ को पहले इनिशियली बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम एस्ट्रोजन हाई क्वांटिटीज में पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक से एलएच और एफएसएच का शूट होगा। एलएच ओव्यूलेशन कराएगा। एलएच ओव्यूलेशन करा के सेकेंडरी oocyte को जब बाहर निकाल देगा, पीछे जो बच गया वो बचा एक कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्ट्रॉन देगा, जो फर्दर यूट्रस की लाइनिंग को थिक करेगा। एक बार ये काम भी हो गया हमारा, देन बिकॉज ऑफ फर्दर थिकनिंग द यूट्रस इज प्रिपेयर्ड कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो इम्प्लांटेशन पॉसिबल है। तो ये 3 सेट ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जो यूट्रस की एक्स्ट्रा थिकनेस मैंने क्रिएट की थी वो डिस्कार्ड कर दी जाएगी, दैट वाज मेंसेस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर। बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप बनाओ, किसी दूसरे को समझाओ और लिखो। Write it point wise, draw it as per your comfort and try to narrate it or teach it to your friend. उसे भी आता होगा, आपको भी आता होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको अलग अलग तरीक़ों से पढ़ोगे और पढ़ाओगे तो there is definitely going to be an advantage. ओके, चलो अब हम कहानी को आगे लेकर जाते हैं, विच इज़ फर्टिलाइजेशन। सो ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte का हुआ है और सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं है। सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 पे स्टक है। अगर सेकेंडरी oocyte को स्पर्म मिला तब जाके उसका फर्टिलाइजेशन शुरू होगा, दैट मीन्स, और उसकी मियोसिस 2 जो मेटाफेज 2 पे स्टक है वो कंप्लीट होगी। ओके, सो बिना फर्टिलाइजेशन के सेकेंडरी oocyte इसी स्टेज में, स्टक वाले स्टेज में बाहर आएगा और ओवम कभी बनेगा ही नहीं। अब ये कैसे हो रहा है बेटा? देखो, स्पर्म क्वाइटस के दौरान ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट मेल इंसर्ट्स हिज पीनिस इनसाइड द वजाइना और मेल ने अपना स्पर्म डिस्चार्ज कर दिया। वी अंडरस्टैंड अराउंड 2 to 3 ml, एंड इस 2 to 3 ml में 20 to 150 मिलियन स्पर्म्स पर ml होना चाहिए। ओके, ऑल गुड, बट अभी ये स्पर्म फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं रखता। ओके,
इसको फर्टिलाइज करने के लिए एक प्रोसेस से होके गुजरना है, उस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, सो कैपेसिटेशन इज द स्पर्म गेटिंग एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द सेकेंडरी oocyte। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हो रहा है। अब कैपेसिटेशन में होता क्या है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बट वन ऑफ द की थिंग्स होता है आपका जो स्पर्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज बिकमिंग मोर फ्लूइड। बेटा आप समझो, दो सेल को आपस में फ्यूज करना है इवेंचुअली जाके, तो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड होना पड़ेगा, तब जाके फ्यूजन पॉसिबल है। अब दैट इज वाई कैपेसिटेशन में बहुत सारी चीजें हो रही है। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस इज दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को निकाल रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन अ वे, बट द मोमेंट यू इजेक्ट आउट द कोलेस्ट्रॉल तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स मोर प्लाइबल, मोर फ्लेक्सिबल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे चैनल्स घुसाने होते हैं जिससे द स्पर्म कैन इंक्रीज इट्स मोटिलिटी। आपको चैनल का नाम नहीं जानना, कैट्स पर चैनल कहते हैं, बट इन अ वे स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो पाए इसके लिए हम वो चैनल्स भी घुसाते हैं। अब ये चैनल घुसाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इस स्पर्म को आगे जाने के बाद दो रास्ते मिलेंगे। इट कैन मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट और द राइट ओविडक्ट। अब लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, उसे कैसे पता बेटा? तो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन क्रिएट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो sperms that will bind to progesterone will cause certain changes in the membrane। progesterone जो मदर से आ रहा है and it will move vigorously, आप कह सकते हो, in the direction जहाँ से progesterone उसे मिल रहा है। This is a way जो हम कहते हैं कि sperm is sniffing, sniffing मतलब smelling progesterone and moving towards it। बट ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कमाल का बायोकेमिकल क्रॉसटॉक है। तो ये कई सारी चीज़ें हो रही है। स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को निकाला जा रहा है, स्पर्म को प्रोजेस्टेरॉन को की मदद से स्निफ करके oocyte तक पहुंचने में की कैपेसिटी मिल रही है, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है ताकि आपस में जाके फाइनली वो फ्यूज कर सकें। ठीक है, अब स्पर्म का मूवमेंट टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। ठीक है, सो सेकेंडरी oocyte it gets moved towards the the sperm moves towards the secondary oocyte, this is called chemotaxis। अब ये बात समझ लो, देखो ये तो हेल्प करने की बात हो रही थी, चलो ये पहले 3 पॉइंट्स हमें बताने की स्पर्म को हेल्प की जा रही है, बट क्या यूटरस स्पर्म को इतनी आसानी से जाने देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यूटरस एक फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकता। आप समझो इस बात को, वाई इट्स नॉट गुड even for the sperm, even for the female to create a favorable environment for the sperm। अगर sperm आ सकता है तो कोई बैक्टीरिया भी तो आ सकता है ना बेटा। That is why by default the uterus has created a hostile environment। hostile मतलब it does not welcome any cell। इसीलिए सर्विकल म्यूकस थिक होता है, वजाइना में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है, एंड यूटरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहाँ पे मैक्रोफेजेस हमेशा आते जाते रहते हैं, और मैक्रोफेजेस ने जहाँ किसी फॉरेन सेल को देखा फॉरेन अटैक करेंगे। तो स्पर्म को इन सारे डिफेंसेस से गुजरते हुए आगे बढ़ना है, और इसकी हेल्प करने के लिए स्पर्म के साथ कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब देखो, पहले आपको याद होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज प्रेजेंट इन स्टीमेन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सर्विक्स को थोड़ा वाइडन करेगा, और आपका हाइलुरोनिडेज भी आपने पढ़ा था। हाइलुरोनिडेज सर्वाइकल म्यूकस को थोड़ा थिन करेगा सो दैट स्पर्म अंदर की ओर जा सकता है। तो पहली चीज हाइलुरोनिडेज जो सर्वाइकल म्यूकस को थिन कर रहा है, दूसरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सर्विक्स को थोड़ा रिलैक्स कराएगा और सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शंस को बिगिन करवाएगा नीचे से ऊपर तक। देखो कितनी कमाल की बायोकेमिस्ट्री है। अभी स्पर्म को नीचे से ऊपर तक लेकर जाना है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नीचे से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इनिशिएट कराएंगे। ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्पर्म को ऊपर जाने में मदद करेंगे।
आप प्रेगनेंसी के समय हम पढ़ेंगे, इसका ठीक उल्टा होता है। ओके, ऑक्सीटोसिन ऊपर से नीचे तक कॉन्ट्रैक्शंस कराता है, ठीक। तो हाइलुरोनिडेज ने हाइलुरोनिक एसिड, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है, उसको लूजन किया। दूसरा, सर्वाइकल पाथ को ईज अप करने के लिए आपका सिक्रीशन हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन्स का, जिसके वजह से स्पर्म को मूवमेंट में मदद मिली। अब फाइनली क्या शुरू होगा, ये मूवमेंट होते होते द स्पर्म रीचेस द कोरोना रेडिएटा, द फर्स्ट रियल बाउंड्री फेस्ड बाय द स्पर्म। मैं रियल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक तो बाउंड्री थी वो बायोकेमिकल थी, अब एक सेल्यूलर बाउंड्री आ गई है जो टफ होगी। तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शंस शुरू होंगे। नाउ एक्रोसोमल रिएक्शंस क्या हैं? स्पर्म डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। एक्रोसोम क्या था? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है और कुछ नहीं। अब ये जो देखो, एक तो स्पर्म डिग करने की कोशिश कर ही रहा है, बट स्पर्म के द्वारा रिलीज करे गए एंजाइम्स ऑल हाइलुरोनिडेज कोरोना रेडिएटा का सेल्स को वीकन करते हैं कि भाई कोरोना रेडिएटा के सेल्स आपस में अलग अलग हो जाओ, मुझे जाने का रास्ता दो। जब कोरोना रेडिएटा के सेल्स को उसने अलग कर दिया, तब आएगा एक्रोसोमल रिएक्शन, जहां पे एक्रोसोम के फर्दर एंजाइम जो रिलीज होंगे वो जोना पेल्यूसिडा को फर्दर डाइल्यूट करेंगे। इस वजह से फाइनली स्पर्म आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को डिग्रेड करके आगे तक पहुंच सकता है। नो, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल क्रॉसटॉक होती है। अगर स्पर्म और सेकेंडरी oocyte इन अ वे एक स्पीशीज के हैं, तभी जाके इन दोनों के बीच में क्रॉसटॉक होती है, तभी जाके एंट्री अलाउड होगा, ठीक है। अब ये बात समझिए आप कि there are receptors and there are substances that will be released that will activate these receptors. So there are receptors which are like locks, and there are molecules released which are like keys. जब चाबी ताले में लगेगी तो कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस होंगे जो फ्यूजन और ये सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे। अब इसको, इस रिसेप्टर्स का एज ऑफ नाउ ह्यूमंस में जो बायोकेमिकल नाम है दैट इज ZP3 रिसेप्टर्स एंड ZP3 मॉलिक्यूल्स, जोना पेल्यूसिडा 3 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड ZP3 रिसेप्टर्स, जो ZP3 एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। अब एक्चुअली में जो नाम हमें यूज करना चाहिए दैट इज ZP3 रिसेप्टर्स एंड ZP3 प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। बट कई बुक्स में एक पुराना नाम होता है जो एक्चुअली अर्चिन्स के केस में यूज किया जाता था, ठीक है, फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। तो उन बुक्स में क्या कहा जाता है कि देखो, जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास एक प्रोटीन होता है फर्टिलाइजिन, जो स्पर्म है उसके पास एक दूसरा प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिन, ग्लाइकोप्रोटीन, और इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। बात एक ही है बेटा, ठीक है, मोटा मोटी बात एक ही है। आप फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन बोलो, रिसेप्टर्स एंड मॉलिक्यूल्स, फर्टिलाइजिंग इज अ मॉलिक्यूल एंड एंटी फर्टिलाइजिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल जो आपस में एक दूसरे से फिट होंगे, या आप उसे कह लो ZP3 एंड ZP3 रिसेप्टर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, दैट्स फाइन, टोटली फाइन, ठीक है। और अब पूछते भी नहीं है ये सारी चीज़ें, बट ठीक है, अगर ज़्यादा जानना कभी हार्मफुल नहीं होता, इफ़ यू नो इट ऑल द वेल ना। नाउ अब जब ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का लॉक हो जाएगा, और ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ रिएक्शन कहाँ होंगे, oocyte के मेम्ब्रेन पे और स्पर्म के मेम्ब्रेन पे। जब ये लॉक हो जाएगा तब हम बोलेंगे नाउ दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैन बिगिन। अभी तक प्रिपरेशन हो रहा था, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक प्रिपरेशन हो रहा था सो दैट स्पर्म कैन एक्चुअली गेट एंट्री। ओके, वंस फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन लॉक हो जाएंगे तब एक्चुअली द स्पर्म कैन बिगिन, और द पार्ट्स ऑफ द स्पर्म कैन बिगिन एंटरिंग द फीमेल सेकेंडरी oocyte। अब एक ही
sperm can enter the female का secondary oocyte and not the whole sperm, अभी वो भी देखेंगे. So to ensure that only one sperm का content enters, there is a block. There are actually two blocks. Blocks to polyspermy. Polyspermy क्या है बेटा? Spermy, sperm की entry. Polyspermy, multiple sperms की entry. तो ऐसे मैकेनिज्म्स इन प्लेस हैं कि एक सेकेंडरी oocyte को गलती से भी दो स्पर्म फर्टिलाइज ना कर पाए. दैट इज कॉल्ड ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. दो तरीके से होता है. अब दो तरीके से कैसे होगा? जैसे ही एक स्पर्म, अभी हम समझेंगे एक स्पर्म एंटर किया तो क्या हुआ, बट जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, सबसे पहले कैल्शियम आयंस जो होंगे ये बाहर जाएंगे और जो रिसेप्टर्स हैं स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सॉरी, उसको डिस्ट्रॉय करवा देंगे. डिस्ट्रॉय कराने से क्या होगा? फर्टिलाइजिन रिएक्शन जो था वो गया. ओके, सो देयर वुड बी सर्टेन ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द सेकेंडरी oocyte जो बाहर जाएंगे, फ्यूज करेंगे और जोना पेल्यूसिडा के पास और स्पर्म के पास जो रिसेप्टर्स आपस में जो क्रॉसटॉक हो रहा था, उस क्रॉसटॉक को खत्म कर दिया. दूसरा, जोना पेल्यूसिडा को भी हार्ड कर दिया जाएगा. वाई? जोना पेल्यूसिडा अगर फ्लूइड रहा तो स्पर्म एंटर आ सकता है बाय चांस. जब जोना पेल्यूसिडा ही नहीं रहेगा तो फिर बात ही नहीं हो सकती. राइट, सो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. ये अभी तक हमने पढ़ा कि अब स्पर्म एंड ओवम का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज फ्यूज्ड एंड दे आर रेडी टू गिव अप द कंटेंट्स इनसाइड. अब इस चीज़ को फटाफट हम एक बार डायग्राम से देखेंगे. देखो ये डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हो. इन अ वे वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज इट. ठीक, अब वी अंडरस्टैंड कि देयर वुड बी मिलियंस ऑफ स्पर्म जो वजाइना में रिलीज होंगे. स्पर्म 48 to 72 आवर्स तक वाइबल रहता है, वेयर एज ओवम, सॉरी, सेकेंडरी oocyte 12 to 24 आवर्स तक वाइबल है. अगर ये दोनों इसी विंडो के दौरान मिले तब और सिर्फ तब फर्टिलाइजेशन हो सकता है. ठीक है, सो इसीलिए कहते हैं कि टोटल फर्टिलाइजेशन विंडो इज अराउंड 3 days. क्यों? क्योंकि अगर स्पर्म एंटर कर गया तो वो अराउंड 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक रह सकता है. तो अगर उसने 2 दिन पहले एंटर किया था तो अराउंड, अगर 2 दिन के बाद तक भी सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट तक आ गया है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो फर्टिलाइजेशन विंडो को हम 72 आवर्स या 3 days बोलते हैं. आप समझो ये बात को, एकदम प्योर लॉजिक है बेटा. स्पर्म की वाइबिलिटी क्या होगी? 48 to 72 आवर्स. अगर 48 आवर्स पहले तक भी स्पर्म आया था और अंदर गया था और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया तो सेकेंडरी oocyte मैक्सिमम 24 आवर्स तक वाइबल रहेगा. तो इसी, दिस इज अ मैक्सिमम विंडो. ठीक है, तो इसीलिए 72 आवर्स और 3 days इज द विंडो ऑफ फर्टिलाइजेशन अराउंड आपका ओव्यूलेशन जो 14 डे को होता है. अब बैरियर टू स्पर्म एंट्री, द सेल्स कोरोना रेडिएटा, उसके बीच का जोना पेल्यूसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, and then you can see the receptors attached on the plasma membrane of secondary oocyte जो स्पर्म के साथ अटैच करेगा. ठीक है, नाउ सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड है मेटाफेज 2 पे, वो भी वेट कर रहा है कि भाई आएगा. फर्स्ट पोलर बॉडी जो बन चुकी थी बाय मियोसिस 1 वो भी अपना मेटाफेज पे रुका हुआ है. हो सकता है ये डिवाइड करे, हो सकता है ये डिवाइड ना करे. ठीक, अब टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म्स विल रीच द oocyte. आए मिलियंस थे बट किसी को सर्वाइकल म्यूकस ने रोक लिया, कोई लॉस्ट हो गया, कई सारों को मैक्रोफेजेस खा गए. तो एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte तक कितने पहुंचते हैं? जस्ट फ्यू टेंस टू 100. फिर जो शुरुआत के स्पर्म्स हैं, कई सारे मूवीज में दिखाते ना, जो स्पर्म सबसे आगे दौड़ता है वो जाके फर्टिलाइज करता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक ऑपोजिट, जो स्पर्म सबसे आगे जाते हैं वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ
सिग्निफिकेंटली वेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पर्म एक्रोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करके कोर्ना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा को लूजन करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो इंटरेक्शन होगा जोना पेल्यूसिडा के साथ कोर्ना रेडिएटा के साथ, ताकि रास्ता बने। अब आगे के कुछ स्पर्म्स ने जब रास्ता बना दिया तो पीछे से आया स्पर्म फाइनली जोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा। जैसे ही इंटरैक्शन हुआ तो दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होना शुरू करेंगे, और मेम्ब्रेन फ्यूज होते हुए दो चीजें होंगी। सबसे पहले क्या होगा, हम रिसेप्टर्स को तोड़ देंगे, एंड सिर्फ रिसेप्टर्स को ही नहीं तोड़ेंगे, विल ऑल्सो हार्डन द जोना पेल्यूसिडा। ओके, इन चेंजेस की वजह से पॉलीस्पर्मी इज इम्पॉसिबल। नाउ स्पर्म का कौन सा हिस्सा अंदर आएगा? अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, द मेल न्यूक्लियस विल कम इनसाइड, एंड उसके पीछे जो दो सेंट्रियोल थे उसमें से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर आएगा। ध्यान रखना बेटा, डिस्टल सेंट्रियोल आपके स्पर्म के फ्लैजेला का बेसल बॉडी था, वो अंदर नहीं आने वाला। मेल न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो नेक रीजन में दो सेंट्रियोल थे, एक ऐसे वाला एक ऐसे वाला। तो एक सेंट्रियोल अंदर आएगा, प्रॉक्सिमल वाला जो आगे था न्यूक्लियस के साथ था, पीछे वाला उधर रह जाएगा। ठीक, नाउ अब मेल न्यूक्लियस अंदर आ चुका है, और मेल न्यूक्लियस के साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स अंदर आए जो ओवम के ऊ साइड को मियोसिस करने के लिए परमिशन देंगे, मियोसिस 2 को कंप्लीट करने के लिए परमिशन देंगे कि ठीक है, नाउ यू कैन बिगिन। सो सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा यूजिंग दी बायोकेमिकल स्टिमुलस। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा हम अक्सर कभी कभी सोच लेते हैं कि सेंट्रियोल डायरेक्टली हेल्प करेगा। बेटा सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प ज़रूर करता है, बट जाइगोट में, नॉट इन दी सेकेंडरी oocyte में। ठीक है, अब मेल न्यूक्लियस जो अंदर आया था वो तब तक बड़ा हो जाएगा, एंड क्या बनाएगा, मेल प्रो न्यूक्लियाई। जो मेल न्यूक्लियस अंदर आया था वो अंदर आएगा, बहुत सारा मैटर अब्सॉर्ब करके बड़ा हो जाएगा मेल प्रो न्यूक्लियस। सेम वे जो फीमेल न्यूक्लियस स्टक था मेटाफेज 2 पे, वो भी अपना कंप्लीट करेगा और बना लेगा ओवम न्यूक्लियस। अब ओवम न्यूक्लियस विल बी इनसाइड ओवम। अब यहां पे एक बात देखने की है, जो दूसरा मियोसिस है, मियोसिस 2, ये भी एसिमेट्रिक था, हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर एसिमेट्रिक है यानी एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी, एंड अगर फर्स्ट पोलर बॉडी ने भी मियोसिस 2 कंप्लीट किया होगा तो उसके भी दो पोलर बॉडीज। सो कुल मिला के टोटल 3 पोलर बॉडीज हो सकते हैं। दो पोलर बॉडीज बिकॉज फर्स्ट पोलर बॉडी ने मियोसिस 2 कंप्लीट किया, एक और पोलर बॉडी बिकॉज सेकेंडरी oocytes ने फिर से एसिमेट्रिक मियोसिस 2 कंप्लीट किया। ठीक है, एज अ रिजल्ट मैक्सिमम आपके पास 2 और 3 पोलर बॉडी हो सकते हैं। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं किया तो वो रह जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी आएगा। अगर फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर गया तो 3 पोलर बॉडीज दिखेंगे। ठीक है, सो व्हेन द मियोसिस इज कंप्लीट, अब हम इसके बीच के फर्टिलाइजेशन की बात कर सकते हैं। सो अब जाके हमारा मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस, they are ready to fuse. They will fuse to form a single diploid nucleus. मेल प्रोन्यूक्लियाई के क्रोमोसोम्स फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के क्रोमोसोम साथ आएंगे और जाइगोट बना लेंगे। अब जाइगोट के सारे स्टेजेस को आप एक सिंगल टर्म से बुला सकते हो, कंसेप्टस। कंसेप्टस मतलब कंसीव किया हुआ प्रोडक्ट। अब इसके आगे जो टर्म्स हैं वो टेक्निकल हैं और वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम कब एम्ब्रियो बोलेंगे, कब फीटस बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है,
नाउ अब एक चीज समझना है, कंसेप्टस का क्या होगा, विल सी, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बट एक बेसिक आइडिया ले लेंगे हम कि सेकेंडरी oocyte के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है एक की जगह दो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया हो बाय चांस, और दोनों फर्टिलाइज हो गया हो। अगर दो सेकेंडरी oocytes बने और दो फर्टिलाइजेशंस हुई तो डाइजाइगोटिक ट्विंस बनेगा। डाई दो, जाइगोटिक जाइगोट, दो जाइगोट्स, क्योंकि दो सेल्स फर्टिलाइज हुए। अब दो जाइगोट, अभी हम पढ़ेंगे आगे प्लेसेंटा बनता कैसे है, आर विल बी बाई प्लेसेंटल। दो दो अलग अलग प्लेसेंटाज बनाएगी, क्यों बनाएगी हम देख लेंगे, डोंट वरी। अगर सिंगल जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्प्लिट होगा तो there is no difference from the male, there is no difference from the female, they are exactly similar, तो बोलेंगे मोनोजाइगोटिक, सिंगल जाइगोट से बने हुए ट्विंस। क्योंकि सिंगल जाइगोट से बने हैं so they will have the same sex, same features, everything। अगर डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो स्पर्म के द्वारा कंट्रीब्यूट किया हुआ न्यूक्लियस वुड बी डिफरेंट फॉर बोथ द केसेस। ओके, नाउ आगे आने वाले पीरियड्स को हम बांटते हैं, किस तरीके से बांटते हैं, लुक एट दिस फ्लो चार्ट। जाइगोट के सारे बाय प्रोडक्ट्स को आप कंसेप्टस बोल सकते हो, बट जब तक जाइगोट का प्रोडक्ट कंसेप्टस ह्यूमन लाइक फॉर्म नहीं लेता तब तक उसको इम्ब्रियो बोलते हैं। सो बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड अटेनिंग ह्यूमन लाइक फॉर्म, तब तक इम्ब्रियो बोलेंगे। ये कब तक होता है, 8 वीक्स। 9th वीक ऑनवर्ड्स, यानी तीसरा महीना, एक महीना इज 4 हफ्ते, सो 2 महीने के बाद तीसरा हफ्ता ऑनवर्ड्स एक ह्यूमन लाइक फॉर्म ले लिया जाता है, तो 9th वीक ऑनवर्ड्स आप उसको फीटस बोलेंगे। ठीक, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीटस, यू शुड नॉट यूज द टर्म सिनोनिमसली। और अगर कंप्लीट 38 वीक्स हो गए तो फिर बर्थ हो जाएगा एंड द बेबी विल बी फॉर्म। बेबी को आप नियोनेट कहते हैं, द टर्म दैट वी यूज फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, नियोनेट। नेट मतलब बर्थ, नियो मीन्स नया, न्यूली बॉर्न। ओके, ठीक। If you have any questions, feel free to ask them in the comments and I'll try my best to answer them as soon as possible. डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ब्लास्टोसिस्ट कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ये हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। So this is where we stop the lecture and we'll begin with development of the zygote, implantation and development in the next class. ठीक है guys, so you already know the NCERT map is available now on Amazon and on my website. You can try to order if you want. Once again, only order if you want and need it. If you don't need it, don't buy it uselessly. ठीक है, और वेबसाइट इज़ बेटर ऑफ कोर्स, Amazon इज़ ऑल्सो गुड। Amazon थोड़ा फास्ट होगा, वेबसाइट थोड़ा स्लो होगा, बट well, Amazon is sorry, website is still better. Okay, so take care, bye bye, we'll meet in the next class.